नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल R&D में। आज हम बात करेंगे टॉप 5 इलेक्ट्रॉनिक्स और IoT ट्रेंड्स के बारे में, जो सिर्फ एक फ्यूचर प्रेडिक्शन ना रह के ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट्स में और मैन्युफैक्चरिंग लाइंस में इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स समझेंगे, प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं बताऊँगा और ये वीडियो जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं और रोबोटिक्स या IoT पे काम कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग या कोई अपना नया स्टार्टअप डालने का कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल एप्लीकेबल है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं और इन ट्रेंड्स के बारे में मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले ट्रेंड से स्टार्ट करते हैं, ये है एआई। एआई के बारे में आप और हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आजकल हम चैट जीपीटी और जेमिनी एआई जैसे टूल्स यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें हमारी सोल्व कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं एआई ने। लेकिन अब हमारे नज़रिए से हम देखें तो एआई अब एज एआई हो गया है। एज एआई का मतलब है कि ऑन डिवाइस एआई अब अवेलेबल है मार्केट में, जिसकी हेल्प से हम बिना इंटरनेट के भी एआई का यूज़ कर सकते हैं। ये एक इनबिल्ट फीचर रहता है चिप का। हम आगे जैसे बढ़ेंगे, नए प्रोजेक्ट्स और बनाएँगे और ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल भी हैं, जैसे कि स्मार्टफ़ोन्स के अंदर। वहाँ पे हम देखेंगे कि एआई के कैमरा में और दूसरी जगह पे बहुत सारे यूज़ेज़ हैं। जब तक एआई इंटरनेट से रिलेटेड था या इंटरनेट से कनेक्टेड था, वहाँ पे क्लाउड डाटा पे जाना और प्रोसेसिंग होना, इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। तो हमेशा हम सिर्फ़ एआई इंटरनेट के थ्रू हमें मिले, उस पे आधारित नहीं रह सकते। इंटरनेट की अवेलेबिलिटी भी हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती, या बहुत छोटी डिवाइसेज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे एआई फीचर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इंटरनेट की उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे वायरलेस माइक्स है और उसमें वॉइस कैंसलेशन फीचर्स हैं। ठीक है? तो एक कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करके समझाता हूँ कि किस तरीके से एज एआई आगे हेल्पफुल होने वाला है और ऑलरेडी डिवाइसेस में प्रेजेंट है हमारे पास में, और आगे IoT प्रोजेक्ट्स में हम कहाँ उसका यूज़ कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बताता हूँ। सबसे पहला रियल लाइफ एग्जांपल हम हमारे मोबाइल फ़ोन से लेके चलते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन का कैमरा। आजकल जो स्मार्टफ़ोन्स आ रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, हमारी फेस रीडिंग करके मोबाइल अनलॉक हो रहा है। उसके बाद में जब हम कैमरा ओपन करके कोई इमेज क्लिक करने वाले होते हैं, तो ऑटोमेटिक स्किन टोन एडजस्टमेंट, बैकग्राउंड ब्लर होना और लाइट कंडीशंस को डिटेक्ट करके सारी चीज़ें एक हमारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट है, उस तरीके से सेट करना। ये सारी चीज़ें हम फ़ोटो क्लिक करते हैं, उससे पहले ही सेट हो जाती हैं कैमरे में और हम एक अच्छा फ़ोटो खींच पाते हैं। तो ये एक एआई का ही एग्ज़ाम्पल है, वेदर आवर फ़ोन इज़ कनेक्टेड टू इंटरनेट और नॉट। लेकिन ये सारी चीज़ें एक्टिव रहेंगी मोबाइल फ़ोन के अंदर। ये हम देख सकते हैं। ये एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है एआई का, एज़ एआई का। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल इन दिस पैटर्न हम समझ सकते हैं, हमारी जो रिस्ट वॉच है, वो डिजिटल हो गई है सबसे पहले, और उसके बाद में स्मार्ट वॉच में कन्वर्ट हो चुकी है। स्मार्ट वॉच में जब भी कोई एब्नॉर्मल एक्टिविटी शरीर के अंदर स्मार्ट वॉच डिटेक्ट करती है, जैसे ऑक्सीजन लेवल डाउन जाना या हार्ट बीट बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, उस टाइम पे अलर्ट्स स्मार्ट वॉच भेजती है मोबाइल के पास में। या फिर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे सेट कर सकते हैं कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में या फिर ये लेवल्स क्रिटिकल कंडीशंस पे जाने के बाद में ऑटोमेटिक कॉल्स भी वहाँ पे चली जाती हैं। तो यहाँ पे जो सेंसर डाटा है, वो एआई की हेल्प से ही डिटेक्ट कर पाता है कि क्रिटिकल लेवल्स आ चुके हैं, या फिर कनेक्टिविटी जो मोबाइल और स्मार्ट वॉच के बीच में है, वो इंटरनेट बेस्ड नहीं रहती, वो ब्लूटूथ या वाई-फाई बेस्ड रहती है और काफ़ी हेल्पफुल बना देती है, ये जो एज एआई है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल पे अगर हम एज एआई को समझें, तो इसके अंदर हम देखेंगे बहुत सारे एआई के फीचर्स एज एआई में अवेलेबल हैं, ऑन चिप एआई में अवेलेबल हैं, जिसमें है एआई एक्सेलरेटर, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, टीनी एमएल इंजन ऑलरेडी बिल्ट इन होता है इसके अंदर, जिनकी हेल्प से हम हमारे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से एआई फीचर्स के साथ में बना सकते हैं। अब अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूं, इसके एआई के साथ में, एज एआई के साथ में हम कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम, स्मार्ट फैन जो कि टेम्परेचर और ह्यूमन प्रेजेंस के हिसाब से डिटेक्ट करे और उसके हिसाब से ही ऑपरेट हो, और इंडस्ट्रियल सेंसर्स जो वेरियस टाइप के फॉल्ट्स को डिटेक्ट करे और उसी हिसाब से प्रोडक्शन लाइन जो चल रही है या फिर कन्वेयर बेल्ट्स चल रही हैं, उनको स्टॉप और रन करे। एआई के बारे में ये सब एक्सप्लेनेशन समझने के बाद में, एज एआई के बारे में हम ये तो बिल्कुल समझ सकते हैं, ये क्लियर हो गया है कि ये कोई ऑप्शनल फीचर नहीं है या फिर कोई ऑप्शनल नहीं है एआई कि हम साइड में रख के अपने प्रोजेक्ट्स बनाते रहें और इसको नेग्लेक्ट कर सकें। ये एक मस्ट हैव फीचर है, इसके बिहाफ पे ही हमें हमारे प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन या फिर प्लान करने चाहिए, और इन इस एआई के ही फीचर्स यूज़ करते हुए या फिर कौन सा हार्डवेयर आगे अवेलेबल होने वाला है, उसके बिहाफ पे ही काम करना चाहिए। तभी एक ग्रोथ का अच्छा प्लान बन सकता है या फिर हमारा प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन सकता है। सेकंड ट्रेंड के बारे में डिस्कस करते हैं अब हम। सेकंड ट्रेंड है हमारा कनेक्टिविटी, फास्ट कनेक्टिविटी। ये इंटरनेट हो सकता है, वाई-फाई हो सकता है,
या फिर किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन मीडियम जिससे सेंसर और प्रोसेसर कनेक्टेड है, या फिर डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, इसमें हमारा यूएसबी, यूएसबी 3 या फिर सी टाइप केबल्स ये सब आ रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे हमारे बहुत सारे चिप्स अवेलेबल होते हैं जो इनके फास्ट कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करते हैं, और उन चीज़ों के बारे में ही समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे प्रोजेक्ट्स को सुपर फास्ट बना सकते हैं। जैसे 5G अभी हम यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, पहले बहुत ज़्यादा लैग रहता था, कोई भी फ़ाइल हम डाउनलोड करते थे, वो बहुत ज़्यादा देर में डाउनलोड होती थी, या फिर अब हम क्लाउड पे लेके जाएँ, या कोई आईओटी प्रोजेक्ट हमने बना रखा है और इंटरनेट स्लो है, तो बहुत ज़्यादा डिले आएगा कोई भी सेंसर डाटा रीड करने में या फिर कोई भी कमांड आगे भेजने में। ठीक है? तो अर्ली 6G है, जैसे अभी 5G चल रहा है, उसके बाद में अर्ली 6G है, और वाई-फाई भी हमारा सुपर फ़ास्ट हो गया है, वाई-फाई 7 लॉन्च हो चुका है। इसी तरीके से ब्लूटूथ भी है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार है। तो इन सब को हम समझते हुए देखेंगे कि किस तरीके से इसके रियल लाइफ में एग्जांपल्स हैं और क्या-क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो हम इनकी हेल्प से बना सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स में हम सबसे पहले किसी भी फैक्ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ मशीन्स चल रही हैं, प्रोडक्शन लाइन चालू है, जहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर 100 नंबर ऑफ मशीन्स चल रही हैं और उन पे इतने ही ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। तो वेरियस टाइप का डाटा रहता है जो प्रोसेस करना पड़ता है मशीन्स को, कहाँ पे क्या प्रोडक्शन लाइन में कौन-सा आइटम कहाँ जा चुका है। सारा सेंसर डाटा एक जगह पे कलेक्ट होके फिर वापस मेन सिस्टम में आएगा, जहाँ पे मॉनिटर किया जा सकता है उसको, प्रोडक्शन हेल्ड नहीं होगी। अगर हम अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाए सारे सेंसर्स को मेन डाटा के साथ में, और अगर कनेक्टिविटी थोड़ी-सी भी स्लो होती है, तो मल्टीपल सिस्टम्स के साथ में हम देखेंगे कि एक मशीन के बाद दूसरी मशीन पे, फिर तीसरी मशीन पे, इस तरीके से डिले बढ़ता जाएगा और हमारी प्रोडक्शन हेल्ड होगी। सेम इसी तरीके से स्मार्ट सिटी का भी हम प्रोजेक्ट देख सकते हैं। ऑलरेडी ये यूज़ में है, ये सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आगे होने वाली हैं, ये 2026 में हो रहा है। सुपर कनेक्टिविटी है, सुपर फास्ट कनेक्टिविटी है, ठीक है? जैसे स्मार्ट सिटी में बहुत सारे चौराहे होते हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, उन सब की कनेक्टिविटी है, किस तरीके से स्ट्रीट लाइट्स चलनी है, कब कोई इमरजेंसी व्हीकल निकल रहा है, तो आराम से वो किसी भी स्ट्रीट लाइट से ग्रीन रेड वहाँ से निकल सकता है, या फिर स्ट्रीट लाइट्स को कंट्रोल करना है। वेरियस प्लेसेस पे सीसीटीवीज़ लगे हुए हैं, सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं एक मीडियम के थ्रू। इंटरनेट है, या कोई किसी भी टाइप के लैन केबल्स हैं, या फिर कोई भी वाई-फाई मीडियम है, किसी भी तरीके से। इन सब को सुधारने से ही चीज़ें सही हो पाएँगी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डाटा साइज़ बढ़ रहा है, वीडियो क्वालिटी सुधर रही है, जैसे सीसीटीवी में आजकल हम देख रहे हैं। तो उसमें अगर सुपर फास्ट कनेक्टर्स या फिर सुपर फास्ट मीडियम बीच में नहीं होगा, तो फिर किसी भी तरीके की फिज़िबिलिटी अवेलेबल नहीं होगी और सब कुछ हेल्ड अप होगा। सिस्टम काम नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से अगर कनेक्टिविटी सही नहीं है। तो कनेक्टिविटी को भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। अब कनेक्टिविटी को हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स की एंगल से समझते हैं थोड़ा-सा। जैसे कि हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें मल्टीपल नोड्स हैं, आईओटी प्रोजेक्ट है ये। इसके अंदर एक वेदर स्टेशन भी है, होम ऑटोमेटिक कंट्रोल भी है, जिसमें लाइटें अपने आप ऑन होनी चाहिए, कोई भी ह्यूमन इंटरफेस हो उस टाइम पे, तो मल्टी नोड हो। इसी तरीके से और भी 2-4 चीज़ें अगर हम ऐड कर दें, तो सारी चीज़ें प्रोसेस करने के लिए अगर कनेक्टिविटी थोड़ी-सी भी स्लो होती है या डिले आता है, तो हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा-सा फेल होगा। फेल इन द सेंस ऑफ कनेक्टिविटी मीन्स अगर डिले आ रहा है, लाइटें बहुत ज़्यादा देर बाद ऑन हो रही हैं, या फिर हमें बहुत ज़्यादा देर बाद ये पता चल पा रहा है कि क्या टेम्परेचर है, क्या नहीं है, उन चीज़ों में लैग आ रहा है, और ये भी सिर्फ़ कनेक्टिविटी की वज़ह से अगर हो रहा है, तो फिर हमें ज़रूरी है नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन पे काम करना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अभी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे भी हम आगे बढ़ रहे हैं, कनेक्टिविटी को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस लिस्ट में हम 3rd नंबर पे आते हैं। सस्टेनेबल और एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हम बना पाते हैं, तो हम बढ़ रहे हैं नए फीचर्स की तरफ, एक अच्छे इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन की तरफ। आज 2026 में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आप एक एनर्जी एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट बनाओ, ताकि वो एक अच्छा प्रोडक्ट बन के लॉन्च हो सके। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। कुछ रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कुछ पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का, जहाँ पे एप्लीकेशन है एनर्जी की एफिशिएंसी की और कॉस्ट इफेक्टिव होना भी। इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जैसे कि स्मार्ट बल्ब्स आजकल आ गए हैं जो कम हीट में, कम पावर में बहुत अच्छी रोशनी प्रोवाइड करते हैं, जैसे एलईडी बल्ब्स। पहले हम 100 वाट का बल्ब लेके आते थे फिलामेंट वाला, जिसकी रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं थी। जैसे आजकल हम 9 वाट या फिर 12 वाट का एक एलईडी बल्ब लगाते हैं, तो उसमें रोशनी हमें मिल जाती है काफ़ी अच्छी। तो काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट एक प्रोडक्ट हमारे हाथ में है आज के दिन। ठीक है? सेम इसी तरीके से जैसे सोलर सेंसर्स हैं,
जो बिना चार्ज किए लॉन्ग लाइफ तक चल सकते हैं, या आजकल बहुत सारी सोलर स्ट्रीट्स भी ऐसी अवेलेबल हैं जो जिसमें इनबिल्ट फीचर रहता है सोलर पैनल लगा के, और बैटरी उसमें अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करके हम एक अच्छी स्ट्रीट लाइट बना पाते हैं। जैसे, और उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। जैसे दिन में डीप स्लीप मोड में जाना और बैटरी को चार्ज करना, और रात में प्रॉपर तरीके से जिस टाइम पे अंधेरा होता है सेंसर्स के थ्रू डाटा रीड करके उसको ऑन करना। सेम इसी तरीके से लैपटॉप्स और स्मार्टफ़ोन्स हैं हमारे, जिसमें हम धीरे-धीरे देख पा रहे हैं कि सेम बैटरी लाइफ पे, या फिर हम अच्छे तरीके से बोलें इसको, तो काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ पे और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हम गेन कर पा रहे हैं धीरे-धीरे। तो ये सब पॉसिबल हो पाता है जब हम इस फैक्टर को अपनी नॉलेज में रखते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट या फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हुए। एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल पे अगर हम इस फैक्टर को समझें, तो कुछ फीचर्स मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जिसके बिहाफ़ पे आप समझ पाओगे कि ये चीज़ें कैसे अटेन की जा सकती हैं, किस तरीके से इसको हम हमारे प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि लो पावर माइक्रो कंट्रोलर्स अवेलेबल है मार्केट में, जिनका पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा कम है। सेम इसी तरीके से माइक्रो कंट्रोलर्स में अब फीचर्स हैं हमारे पास में अवेलेबल, स्लीप और डीप स्लीप मोड, जिनके साथ में हम काम कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी पॉइंट ट्रिगर नहीं करना है या फिर डाटा आगे नहीं भेजना है, उस टाइम पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑन करके भी रख सकते हैं और बहुत ही कम पावर कंजप्शन पे उसको ऑन रख सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम कोई एसएमपीएस डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके का पावर लॉस ना हो, कहीं पे भी हीट बहुत ज़्यादा डिसिपेट ना हो रही हो, तो इस फैक्टर को ध्यान में रख के हम एक अच्छा एसएमपीएस डिज़ाइन कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से पावर ऑप्टिमाइज़ेशन सर्किट्स आजकल बनने स्टार्ट हो गए हैं, जो इन चीज़ों में हेल्प करते हैं कि हमारी एनर्जी एफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी एफिशिएंसी स्टेबल रहे और हमारे प्रोजेक्ट्स को रिलायबल बना सके, हमारी लाइफ को रिलायबल बना सके। हम जैसे कि कोई आईओटी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि व 1 ईयर का पूरा एक बैटरी लाइफ स्पैन के साथ में कोई हम सोलर सेंसर बनाएँ, जो वेदर स्टेशन की तरह हो और हमें उससे डाटा मिलता रहे। एक इंटरनेट कनेक्टिविटी उसमें दे सकते हैं, या फिर कोई फिक्स प्लेस ऐसा है जहाँ पे वाईफ़ाई कनेक्टिविटी उसके साथ में है, तो डायरेक्ट उसको किसी एप्लियंस के साथ में भी उसको पेयर भी कर सकते हैं, ठीक है? सेम इसी के तरीके से हम एक आईओटी प्रोजेक्ट और बना सकते हैं, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो डिटेक्ट करेगा कि किस तरीके से हमारी जो क्रॉप्स लगी हुई हैं, उसमें कोई बीमारी तो नहीं आ रही है। वो सारा डाटा हमारे नज़दीकी जो भी मास्टर कंट्रोल हमने लगा रखा है, वहाँ वहाँ तक इंटरनेट के थ्रू या वाईफ़ाई के थ्रू भेजना। सेम इसी तरीके से जैसे हम एनर्जी मीटर्स बनाएँ, तो वो सब डिटेक्ट करे कि कहाँ पे क्या पावर लॉस हो रहा है, क्या पैटर्न है उसका, और उसको समझ के हम एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा सकें। हमारे फोर्थ ट्रेंड की तरफ हम बढ़ते हैं। ये है हमारा वेरिएबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ और सिर्फ मशीनों में नहीं रह गया है अब ह्यूमन बॉडी के आसपास भी हम देखेंगे बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आजकल अवेलेबल रहती हैं, जैसे कि फिटनेस बैंड्स, ईसीजी, वेयरेबल्स, स्मार्ट शूज, स्मार्ट ग्लासेस। ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ आसान बना रही हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने से पहले ही डिटेक्ट करके हमें बता रही हैं। तो नए प्रोजेक्ट्स में या फिर बिज़नेस या फिर स्टार्टअप आप कोई भी प्लान कर रहे हैं, उसमें इस फैक्टर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है 2026 में। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमारा नया प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा। ठीक है? इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ और इसकी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। इन सब में कौन-सी टेक्निकल चीज़ें हैं जो यूज़ हो रही हैं या फिर यूज़ करनी ज़रूरी हैं, वो सब हैं, जैसे फ्लेक्सिबल पीसीबीज़, स्ट्रेचेबल सेंसर्स, अल्ट्रा थिन बैटरीज़ और स्किन सेफ मटेरियल्स। इन सब को ध्यान में रख के ही हम हमारा इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर प्लान कर सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं हम इसके अंदर। एल्डर फॉल डिटेक्शन बैंड, टेम्परेचर सेंसिंग क्लॉथ्स, वर्कर सेफ्टी वेरिएबल्स और मेडिकल मॉनिटरिंग डिवाइसेस। तो इन चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि हेल्थ केयर प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में ही अच्छा फ्यूचर है और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है। फिफ्थ ट्रेंड की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही इनिशियल और बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, बहुत ही ध्यान में रखना है। अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट या कोई आईओटी अच्छा प्रोडक्ट हमारे दिमाग में है, और अगर हमने इस ट्रेंड को छोड़ दिया या इस ट्रेंड को ध्यान में नहीं रखा, जो चल रहा है आजकल, ऐसा नहीं है कि ये कोई मैं फ्यूचर की चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी 2026 में चल रहा है। तो ये है एडवांस्ड सेमीकंडक्टर एंड पावर टेक्नोलॉजी। इसमें क्या रहता है कि आपको एक-एक कंपोनेंट, एक-एक पार्ट, एसएमपीएस पार्ट है, प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंसर्स हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, साइज़ वाइज़ भी। साइज़ का भी, और दूसरा, बहुत ज़्यादा कहीं पे हीट डिसिपेट हो रही है, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाने के चक्कर में कोई भी प्रोडक्ट ऐसा डिज़ाइन नहीं कर सकते, जिसमें कोई मेजर फ़ॉल्ट हो। जैसे कि जहाँ हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा अननेसेसरी हीट जनरेट हो रही है, और उसका जो कारण है वो हमारा सिलेक्शन था, कोई ऐसा सेमीकंडक्टर पार्ट जो वैसा कर रहा है हमारे प्रोडक्ट को
एक फेलियर की कैटेगरी में डाल देगा, वो हमारा प्रोडक्ट फेल होगा वहाँ पे। कस्टमर को हिट नहीं कर पाएगा, कस्टमर को उसकी वजह से इश्यू होगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल है हिट का। जैसे सेम इसी तरीके से जहाँ पे रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट के छोटा होने की, ठीक है? फाइनल प्रोडक्ट हमारा फिटिंग में बिल्कुल छोटा होना चाहिए, लेकिन हम कोई ऐसा पैकेज सेमीकंडक्टर का उठा रहे हैं जो उसमें फिट नहीं बैठ पाता है, या फिर पीसीबी डिज़ाइन हमने ऐसा किया है जो फाइनल प्रोडक्ट की सेटिंग के हिसाब से नहीं बैठ पा रहा है। जैसे स्मार्टफ़ोन्स हैं, अभी उनकी जो स्क्रीन्स हैं वो क्यों नहीं होती 10 इंच की, 20 इंच की या 15 इंच की? वो क्यों होती हैं 4.3 इंच से स्टार्ट करके या 3.5 इंच से स्टार्ट करके 6 इंच तक, ठीक है? और उनका भी एक लंबाई और चौड़ाई का रेशियो रहता है। बिल्कुल स्क्वायर में स्क्रीन्स नहीं होती। वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या एप्लीकेशन का एनवायरनमेंट देखना पड़ता है। उसके हिसाब से ही हम फाइनल प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे। ये सारे फैक्टर्स हैं और ये कहाँ-कहाँ ट्रेंडिंग है, क्या इसके फैक्टर्स हैं, क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म्स हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके बिहाफ़ पे बन सकते हैं, या फिर कौन से एग्ज़ैक्ट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। इस फैक्टर में हम समझ सकते हैं कि एसएमपीएस हम जितने भी तरीके के यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी डीसी एप्लायंस है हमारे घर में, एग्ज़ाम्पल के लिए हम वाई-फाई राउटर या फिर हमारे टीवी सेट टॉप बॉक्स या फिर मोबाइल चार्जर का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है और अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि मिनिमाइज़ की जा सकती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए हमें इस फैक्टर का। और एसएमपीएस का साइज़ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा छोटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक बॉक्स में इनक्लोज़ रहता है हमारा सीसीटीवी का पूरा रिकॉर्डिंग सिस्टम, और उसका ही एसएमपीएस उसके पास में हम रख सकते हैं, तो वहाँ पे पावर कंज़प्शन भी थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। तो एक थोड़ा-सा बड़ा एसएमपीएस हम प्लान कर सकते हैं, या फिर उसकी एम्पियर्स की सप्लाई को पूरा करने के लिए वैसा ही एक एसएमपीएस प्लान कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड मोबाइल को उतनी ज़्यादा पावर या उतने एम्पियर्स नहीं चाहिए। तो उसी को दिमाग में रख के हम एक छोटा अडेप्टर या एसएमपीएस उसके लिए डिज़ाइन करेंगे जो उसको चार्जिंग करेगा। इसी तरीके से मोटर कंट्रोलर्स हैं। मोटर कंट्रोलर्स में हीट डिसिपेट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से मोटर रन करे, आराम से शुरू हो, आराम से रुके, वो सारी चीज़ें अगर कंट्रोल हो रही हैं तो हमने एक एफिशिएंट मोटर कंट्रोलर बनाया है। सेम इसी तरीके से रोबोट अगर हम कोई डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर कोई ड्रोन डिज़ाइन कर रहे हैं, वहाँ पे उसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीटली अच्छे तरीके से स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस साइज़ देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या पॉसिबल है, कितने एम्पियर्स हमें चाहिए, या फिर कौन-सा पैकेज वहाँ पे सही रहेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है? सेम इसी तरीके से अब अगर हम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जैसे ईवी है, तो ईवी से रिलेटेड बहुत सारे नए सेंसर्स, नई चिप्स और नए तरीके के कॉन्सेप्ट्स असल में आ गए हैं, जिनके बिहाफ़ पे हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से फ़ास्ट चार्जिंग होगी, या फिर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा जल्दी ना हो, किस तरीके से डीसी मोटर को स्टार्ट करना है बैटरी से ताकि एफिशिएंसी अच्छी हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये बैलेंस बना के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आपने इन ट्रेंड से समझा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ़ सर्किट बनाना नहीं है आज की दुनिया में। आजकल जो चल रहा है, जिस तरीके की डेवलपमेंट्स चल रही हैं, जिस तरीके के एनवायरनमेंट अवेलेबल है, उनके साथ में चलते हुए हमें स्मार्ट, कनेक्टेड, एफिशिएंट और ह्यूमन फोकस सिस्टम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट या फिर हमारा फाइनल प्रोजेक्ट अच्छा बना पाएँगे। अगर आप स्टूडेंट हो, तो अच्छी स्किल आप इसमें से चूज़ करो और प्रॉपर तरीके से समझो कि किस तरफ आपको आगे बढ़ना है। अगर आप इंजीनियर हो, तो आपको अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आपके स्किल्स में, आपके सिलेक्शन में जो जिस भी तरीके का आपका कंपोनेंट सिलेक्शन रहता है, उन चीज़ों में सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, तो फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट को समझ के, एप्लीकेशन को समझ के और इन सब ट्रेंड्स को समझते हुए। हर वीडियो में हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, लेकिन ये वीडियो हमने स्पेशली प्लान किया कि किस तरीके से हम नए प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करें, क्या-क्या मेन पॉइंट्स हैं, क्या-क्या ट्रेंड्स हैं, जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी ट्रेंड्स मैंने बताए हैं, उनमें से अगर आप चाहते हो कि किसी भी एक पार्टिकुलर ट्रेंड पे मैं फुल वीडियो बनाऊँ और उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट भी आपको बना के दिखाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। जब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट डीप टेक वीडियो में। कीप इनोवेटिंग।